नमस्कार। हम मौजूद हैं हमेशा की तरह हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। आज हम जिस मुद्दे से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे वो ये है कि जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो बहुत से स्कूल चलाती है, वो स्कूल खोलना क्यों चाहती है, आमादा क्यों है स्कूल खोलने पर। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या अब कोर्ट की कार्रवाई नॉर्मल ढंग से चलाई जा सकती है। कोर्ट की कार्रवाई, समिति इस नतीजे पर पहुंची कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए अभी चांस नहीं लिया जा सकता। इस मामले में आखिरी फैसला इस महीने के आखिर तक लिया जाएगा। उधर लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, उसका पालन करते हुए दोनों सदनों में, जो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें इतनी जगह नहीं है कि सभी सदस्य वहां बैठ सके। अपना ये जायजा उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बता दिया है। जब से कोरोना की फैलने की शुरुआत हुई है, संसद की बैठक नहीं हुई है। सरकार बिना संसदीय जवाबदेही के तमाम फैसले ले रही है और अगर दोनों सेक्रेटरी जनरल्स, महासचिवों के जायजे के मुताबिक अगर फैसला होता है तो भी काफी समय तक संसद का सत्र न होने की संभावना है। विज्ञान भवन, जहां अहम सरकारी सम्मेलन होते हैं, वहां के सीटिंग अरेंजमेंट का भी जायजा लिया गया है। उसके मुताबिक फिलहाल वहां कोई सम्मेलन आयोजित होने की संभावना नहीं है। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि देश के खास लोग कोरोना को देखते हुए अपनी हिफाजत के इंतजाम कर रहे हैं, मगर इसी बीच सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच इम्तिहान कराने का फैसला किया है। इसके खिलाफ कई अभिभावक, कई पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने बच्चों की हिफाजत की दलील देते हुए इम्तिहान न करने के लिए सीबीआई के फैसले को रद्द करने की गुजारिश की है। मतलब आप देखिए, बाजार खुले हुए हैं, अब तो रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, मस्जिद खुल गए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद है वो बंद है। ऐसे में सीबीएसई बच्चों के इम्तिहान कराना चाहती है। मेरे साथ हैं अमरीश राय, आप कन्वीनर राइट टू एजुकेशन फोरम, आरटीई फोरम जो है उसके सदस्य हैं। बहुत धन्यवाद अमरीश जी अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या सीबीएसई को एग्जामिनेशन, इम्तिहान कराने का फैसला करना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि ये बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती है अगर उनके एग्जामिनेशन की बात की जाए। दरअसल सरकार जो है खुद बहुत कंफ्यूज्ड है इस मामले में और इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एमएचआरडी के बयान भी बहुत अलग अलग किस्म के आते जा रहे हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति है कि आप एग्जाम ले सकें और अभी कुछ राज्य सरकारों ने 10वीं की परीक्षाएं डाल दी हैं और कुछ ने तो प्रमोट कर दिया है बच्चों का, जैसे तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, इन्होंने 10वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है और केरला ने डेट डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया। कुछ राज्य सरकारें पहल ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार लगातार इस पर दबाव बनाए हुए है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि काफी उन्होंने नॉर्मलसी कायम कर ली है और बच्चे सब जो है वो स्कूल आ रहे हैं, तो इस तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये खतरनाक होगा और पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना रोकने के जो 3 उपाय बताए जा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपाय, मास्क लगाने का और सैनिटाइजर यूज करने का, ये सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। बच्चों से ये फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी और ये बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा अगर ये काम किया गया तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। स्थिति को नॉर्मल होने दिया जी, और स्थिति को नॉर्मल होने दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे राज्यों में तो हमारे स्कूल ही क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं, तो अब वहां पर कैसे आप स्कूल खोल देंगे? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, तो कैसे आप वहां सामान्य बना सकते हैं स्कूलों को? जी अमरीश, मैं आप पर दोबारा वापस आता हूं।
मैं आगे आपको और बता दूं कुछ दर्शकों को, कई राज्य सरकारें बिना इम्तिहान के ही छात्रों को प्रमोट करने का फैसला ले चुकी हैं, जैसे कि अम्बरीश राय बता रहे थे। कई हाई कोर्ट्स ने इस मामले में पढ़ाई से ज्यादा छात्रों की सेहत की चिंता की है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसी हफ्ते राज्य सरकार से कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 9 लाख छात्रों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद राज्य सरकार ने बिना बोर्ड परीक्षा कराए सभी 9 लाख छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया। पुडुचेरी में भी यही फैसला लागू होगा। उसके एक दिन पहले तेलंगाना सरकार ने भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द और गुजरात को और छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया था। लेकिन केरल सरकार और केरल हाई कोर्ट ने अलग रुख अपनाया। राज्य सरकार ने 26 मई से क्लास 10, 11 और +2 का एग्जाम कराने का फैसला किया था। उसे जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी जरूरी जो गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती हैं, वो चलती रहनी चाहिए। मिजोरम में भी 12वीं की परीक्षाएं करवा ली गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो रुख अख्तियार करेगा उसका संदेश सारे देश में जाएगा। अम्बरीश, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपकी राय में किस हाई कोर्ट का रुख सही है, मद्रास का या केरल का? देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने तो ठीक फैसला लिया है और मुझे लगता है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी दिनों तक इस ट्रॉमा से बाहर निकलने का मौका उनको देना चाहिए। वो काफी स्ट्रेस में है और एग्जामिनेशन उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। तो सामान्य स्थिति बनने दिया जाए, बच्चों की मानसिक स्थिति को थोड़ा सामान्य बनने दिया जाए और तब उसके बाद एग्जाम वगैरह की बात की जाए। तो मुझे लगता है कि इस साल तो बच्चों को प्रमोट कर देने वाला ही रास्ता ठीक होगा, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो। इससे शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आएगी। ये एक जिम्मेदार देश और एक जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य माना जाएगा। इसे सरकार ऐसा न ले कि इससे बच्चों की शिक्षा में गिरावट आएगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो साफ है कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरफ सेहत है, जान है, तो दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई जिसका संबंध छात्रों के भविष्य से है। अगर हम इस पर क्लास एंगल से देखें इस पूरे मुद्दे को, तो कुछ दूसरे अहम सवाल भी सामने आते हैं। जब वर्ग के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे सवाल भी सामने आते हैं। लॉकडाउन के दौरान महंगे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहे हैं। जाहिर है वहां पर जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये क्लासेस अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन जो परिवार डिजिटल डिवाइड के उस तरफ हैं, यानी जो फास्ट इंटरनेट, लैपटॉप या महंगे स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते, उनके बच्चों के लिए इसमें भारी मुश्किल पेश आ रही है। पंजाब में तो ऐसी घटना हो चुकी है जहां 11वीं की एक छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था और वो ऑनलाइन पढ़ाई में पिछड़ रही थी। डिजिटल डिवाइड इस देश की एक हकीकत है। यह आशंका जताई गई है कि ऑनलाइन पढ़ाई का चलन जो है वो अगर ये चलन बढ़ता है तो देश के लाखों छात्र शिक्षा या समान शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अमरीश, मेरा आपसे तीसरा सवाल, आखिरी सवाल ये है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर लंबे समय तक क्लासेस शुरू नहीं हुए तो देश के शिक्षा क्षेत्र में पहले से मौजूद गैर बराबरी और गंभीर रूप ले लेगी? देखिए, ये खतरा तो है और ये खतरा इसलिए है कि जो बच्चे घरों में हैं, हमारे देश में ये जो ऑनलाइन सुविधा है ये केवल 30% तक है। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो 30% लोगों के पास डिजिटल फैसिलिटीज है, इसके बाद नहीं है। अब ये मोबाइल से जो पढ़ाई की बात हो रही है, व्हाट्सएप से जो पढ़ाई की बात हो रही है, ये असल में पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई के नाम पर मजाक हो जाएगा। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इस समय सरकार को दबाव डाल रही है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करे। और ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने का मतलब है कि शिक्षा का जो बृहद उद्देश्य है, सामाजिकता का जो उद्देश्य है, पीयर लर्निंग का जो उद्देश्य है, संवाद से जो शिक्षा होती है वो खत्म हो जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खत्म हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का और समान रूप से शिक्षा हासिल करने का अधिकार हासिल है। उसका भी एक बड़ा भारी वायलेशन होगा ये ऑनलाइन सिस्टम अगर शुरू होगा। तो ये खतरा तो है, लेकिन इस खतरे को किनारे करने के लिए आप बहुत सारे क्रिएटिव लर्निंग शुरू कर सकते हैं और वो क्रिएटिव लर्निंग में हर बच्चे को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और शिक्षा ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन ये जो टेक्नोलॉजी है ये सपोर्ट कर सकती है, टीचर को मदद पहुंचा सकती है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है स्कूल का और टीचर्स का। घर में बिठा करके ऑनलाइन और ऑनलाइन 5-6 घंटे तक अगर बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है, बच्चे
कंप्यूटर की स्क्रीन पर निगाह लगा के बैठेंगे तो उनका स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है ये। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसलिए ऑनलाइन की तरफ बढ़ना बहुत ही खतरनाक है और स्कूल का विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। स्थिति को सामान्य होने दिया जाए। स्थिति को सामान्य होने तक हर बच्चे को कैसे इंगेज रखना है, ऑफलाइन इंगेजमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में सरकार को कंसल्टेशन ज्यादा करने चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। और उनको खाना कैसे उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा कैसे उपलब्ध। आखिर में बहुत संक्षेप में मैं जी अब कुछ उभर के आ रही है, बड़े खतरे आ रहे हैं। चाइल्ड लेबर बढ़ जाएगा, ड्रॉप आउट्स बढ़ जाएंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संभावना बढ़ जाएगी, बच्चियों के अर्ली मैरिजेज की संभावना बढ़ रही है। सरकार को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। इसको कैसे रोका जाए, इस पे विचार करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि सिलेबस कंप्लीट कराने पर जोर देने के लिए। सिलेबस कंप्लीट कराने की मानसिकता में कोई बच्चा अभी नहीं है इस देश के। जी, हमारा दूसरा विषय जो है वो है भारत और नेपाल के रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल पहले जब सत्ता में आए तो विदेशी मामलों में उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट वो वाली पॉलिसी अपनाई कि जो पड़ोसी देश है हमारे, पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। इसकी एक प्रमुख कड़ी नेपाल था। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद उन्होंने नेपाल की यात्रा की, जहां संसद में दिए गए उनके भाषण को यादगार बताया गया। कई नेपाली सांसद उन पर भावुक भी हो गए थे। मगर अब उसी नेपाल ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत नेपाल के रिश्ते अब डीप फ्रीज के जोन में पहुंच चुके हैं, उस दौर में पहुंच चुके हैं, यानी रिश्ते बेहद बिगड़ चुके हैं। नेपाल की संसद के निचले सदन ने मंगलवार को उस संविधान संशोधन बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था, उसको आम राय से पास कर दिया है, जिसके जरिए देश के नक्शे को नया रूप दिया जा रहा है। नेपाली नक्शा जारी भी कर चुका है। इस नक्शे में अब तक विवादित माने जाने वाले कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इलाकों को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी। आप रक्षा मामलों के, विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो विवाद है सीमा को लेकर, सरहद को लेकर भारत और नेपाल के बीच, इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसकी जड़ है नेपाल 18वीं सदी में, 18वीं सदी के आखिर में उसने जो है हमारे इलाके में, मैं कुमाऊं से का रहने वाला हूं, बगल में गढ़वाल है, हमारे इलाके में कब्जा कर लिया। और फिर ब्रिटिश के साथ जो उनकी लड़ाई हुई उसमें वो हार गए, तो एक सगौली की संधि हुई। सगौली के संधि के अनुसार कुमाऊं और गढ़वाल का इलाका जो है वो ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। और काली नदी जो है, उन्होंने कहा कि जो सीमा जो है वो काली नदी पे है। तो सवाल ये उठता है आखिर में, बाकी तो सीमा बिल्कुल क्लियर है क्योंकि काली नदी बहती है, नीचे शारदा बन जाती है और वहां पे पूरा बॉर्डर है, पर उसका जो ओरिजिन है, स्रोत है, वहां पे कुछ समस्या खड़ी है क्योंकि वहां कई धाराएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी धारा जो है उसको हम काली कह सकते हैं। इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन का सवाल है। अगर वो कहते हैं कि ये स्रोत जो है, ये धारा जो है ये काली है, तो बॉर्डर जो है एक जगह खिसक जाता है। अगर आप कहें कि ये दूसरी धारा काली है तो बॉर्डर दूसरी जगह खिसक जाता है। इस पे विवाद है कि उसका जो उसकी कौन सी मुख्य धारा कौन सी है काली नदी की। जी, तो ये जड़ तो ये हुई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मंगलवार को ये बिल जो नेपाल की संसद ने किया, पास होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि नेपाल बातचीत के रास्ते इस मसले का हल निकालना चाहता है। ग्यावली ने कहा कि अगर औपचारिक फॉर्मल बातचीत हो तो दोनों देशों के बीच एक अनोखी भागीदारी, एक ऐसा अधिक ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाला रिश्ता बन सकता है जो 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हो। असल में जब ये विवाद खड़ा हुआ तभी नेपाल ने भारत से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने यह कहकर उसे मंजूर नहीं किया कि अभी देश कोरोना के संकट में फंसा हुआ है। लेकिन जब पिछले हफ्ते भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बातचीत की और LAC पर चीन की घुसपैठ के मामले में चीन से बातचीत शुरू की, तो नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे भारत का डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मानदंड कहा।
यानी कहा गया कि भारत नेपाल को कमजोर समझकर बातचीत के उसके प्रस्ताव को ठुकरा रहा है, जबकि जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता है। कोरोना संकट के बावजूद उनसे बातचीत कर रहा है। डॉक्टर जोशी, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर नेपाल ने फिर बातचीत की पेशकश की है तो उसे मान लेने में क्या दिक्कत है, या सचमुच कोरोना संकट के रहते हुए नेपाल से बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, बातचीत तो जरूर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में सरकार, विदेश मंत्रालय है, कर क्या रहा है? कोई ऐसी बात, ऐसा कोई संकट तो है नहीं। चीन के साथ जो लद्दाख में संकट हो रहा है वो ज्यादातर जो है वो तो रक्षा मंत्रालय देख रहा है और पीएमओ देख रहा है। तो बातचीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप किस स्तर पर बातचीत करेंगे, किस तरह बातचीत करेंगे, विषय उसका क्या होगा। और ये मुझे तो ऐसी कोई खास कठिनाई नहीं लगती है जी। क्योंकि मामला, जैसे मैंने आपको समझाया, मामला तो आज के आधुनिक सर्वेक्षण के टेक्निक इतने ऐसे हैं कि मुख्य धारा जो हम बहुत आसानी से तय कर सकते हैं कि काली नदी की मुख्य धारा कौन सी है, वो हम तय कर सकते हैं। पर अब इसमें भारत चूक रहा है या नेपाल का ऐसा कहना है कि भारत चूक रहा है, क्योंकि कहीं ये ना हो सर्वेक्षण में कि वाकई में जो नेपाल कह रहा है वो सच निकले। और अगर ये सच निकले तो फिर सगौली के संधि के अनुसार जो है बॉर्डर जो है, जो वो कह रहे हैं वो होगा। पर इसका भी जो है बहुत आसानी से जो है इसका जो है समझौता हो सकता है, क्योंकि अगर वो इलाका फर्ज करिए कि वाकई में उनकी तरफ पड़ता है तो ये पहले से तय किया जा सकता है कि हम उसको लीज कर लेंगे, कि नेपाल जो है वो भारत को 99 साल के लिए लीज कर देगा। जी। तो अगर आप जो है समझौता निकालना चाहते हैं तो उसकी कोई आइडियाज की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि आपकी पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि अगर भारत ने शुरू ही में नेपाल से बातचीत के प्रस्ताव को मान लिया होता, नेपाल के प्रस्ताव को, तो नौबत यहां तक नहीं आती? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं, घने रिश्ते हैं, और अक्सर बड़ा भाई छोटा भाई कहा जाता है। पर जहां तक कि स्टेट टू स्टेट है, नेपाल और हिंदुस्तान भारत है, वहां पे हमको सामान्य के रिश्ते रखने चाहिए, मतलब इक्वल हमको देखना चाहिए। कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। ये सवाल होता है कि एक हमारे सामने मुसीबत सामने आई है, एक छोटा मुल्क है, छोटा पड़ोसी है, किस तरह से उसको झेला जाए। अगर फर्ज कीजिए कि हम ये समझते हैं कि नेपाल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है, फिर भी उसका एक ढंग होता है। डिप्लोमेसी, कूटनीति तो यही होती है कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए। जी जी जी। मैं आगे बढ़ता हूं। मनोज, मैं आप पर वापस आऊंगा। दिनेश भट्टराई, ये नेपाल के कई प्रधानमंत्रियों के विदेशी नीति के सलाहकार रहे, विदेश नीति के सलाहकार रहे, यूनाइटेड नेशंस में नेपाल के राजदूत भी रह चुके हैं। आज उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव इसलिए आया क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानसरोवर जाने के लिए बने नए रास्ते का पिछले 8 मई को उद्घाटन कर दिया। भट्टराई का दावा है कि तिब्बत तक जाने वाला ये रास्ता नेपाल के इलाके से गुजरता है। उनके मुताबिक लिपुलेख नेपाल में है, जहां से होते हुए ये रास्ता जाता है। लिम्पियाधुरा और काला पानी पर भी उन्होंने नेपाल का दावा जताया है। यहां ये आपको बता दें कि 2 नवंबर 2019 को भारत ने भी अपना नया नक्शा जारी किया था। उसमें इन इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया था। दिनेश भट्टराई ने कहा है कि भारत और नेपाल का रिश्ता गहरा, व्यापक और अनोखा है, जैसे डॉक्टर जोशी अभी कह रहे थे, लेकिन इसमें पेचीदगियां भी बहुत हैं। जबकि भारत में ये धारणा बन रही है कि नेपाल चीन के उकसावे पर भारत विरोधी कदम उठा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर जोशी, आपके हिसाब से भारत नेपाल संबंधों की पेचीदगियां क्या क्या हैं और इसका हल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी पेचीदगी जो हुई है वो हो चुकी है 2015 में, जो हमने वहां पे ब्लॉकेड किया, जो वहां पे ट्रैफिक को बंद कर दिया। और ब्लॉकेड करने से हमने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, वो वहां के लोकल लोग कर रहे हैं। और ये कई महीने ये ब्लॉकेड चला, काफी कठिनाई झेली नेपाल के लोगों ने। तो नेपाल में जो वातावरण था वो भारत के खिलाफ
होने लगा, और उसका फायदा जो है वहां की कम्युनिस्ट पार्टीज जो है इन्होंने उठाया, और इसी वजह से आज वो वहां पर राज कर रही हैं। तो पेचीदगी तो यही है कि देखिए, नेपाल भारत पे इतना निर्भर है, भूगोल अगर आप देखें तो आप नक्शा दिखा रहे हैं, पूरा ऊपर हिमालय है, हिमालय पार करना बड़ा मुश्किल होता है, पूरा नेपाल भारत की ओर खुला है, नदी वहां से यहां नीचे को बहती है, लोग वहां से यहां नीचे को आते हैं, भारत पर नौकरी करते हैं, कामकाज करते हैं, जो भी नेपाल का जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो भारत से जाता है। तो इतनी डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी की वजह से एक साइकोलॉजी बन जाती है एक देश की साइकोलॉजी बन गई है। तो इसमें हमारा कर्तव्य है कि हम किसी तरह से नेपाल को ये दिखाएं कि हाँ, वाकई में साहब आप जो है एक सॉवरेन हैं, एक इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज हम नहीं दिखा पा रहे हैं, और ये 2015 इसकी जड़ है, जब हमने वहां पे ब्लॉकेड किया था। जी, मैं जानना चाहता हूं इसमें चीन का एंगल कितना है? क्या चीन का उकसावा है कोई? मैं नहीं समझता हूं चीन का उकसावा ऐसे है। हालांकि ये जरूर है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वहां की, वो चीन के काफी करीब हैं, और चीन 1960 के दशक से चीन नेपाल में काफी एक्टिव रहा है और नेपाल को मदद देता है। वहां पे रोड बना रहा है, रेलवे बनाने का उनका प्लान है, पर फिर भी भूगोल की जो भौगोलिक कठिनाइयां जो हैं हिमालय की, उसकी वजह से चीन और नेपाल के बीच में वो रिश्ता नहीं हो सकता है जो भारत और नेपाल का है, क्योंकि नेपाल पूरा जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, भौगोलिक तौर से भारत की ओर खुला हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर मनोज जोशी, हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि नेपाल भारत की तरफ खुला हुआ भी है, नक्शे पर देखें तो वो लैंड लॉक्ड है, और जो उसकी सप्लाईज हैं वो भारत के रास्ते से ही होकर जाती हैं। जब भारत ने सप्लाईज बंद कर दी 2015 में, इससे पहले राजीव गांधी के टाइम पर भी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब भी सप्लाईज बंद की गई थी। इस दफे जब 2015 में बंद की गई तो चीन ने फॉरेन सप्लाईज भेजनी शुरू कर दी, और जैसे डॉक्टर जोशी भी बता रहे थे कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो चीन के काफी नजदीक है। जरूरत यही है कि भारत नेपाल को भरोसा दिलाए कि भारत उसे अब छोटा भाई नहीं मानता, बराबरी का एक देश है वो भी। नेपाल के लोगों को इस बात पर भी गुस्सा है कि हम छोटा भाई मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। जब नेपाल में भूकंप आया था तो किसी कार्टूनिस्ट ने तो एक कार्टून बना दिया था कि भारत मां रो रही है कि और उसकी गोदी में नेपाल है, छोटा सा बच्चा जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है, खून का निशान है। तो नेपाल एक अलग देश है, जैसे भूटान एक अलग देश है। तो नेपाल को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है, आंखें दिखाना नहीं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत की रक्षा नीति को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीनी फौज के भारतीय इलाके में घुस आने का जिक्र करते हुए गालिब के एक शेर में बदलाव करते हुए तंज किया था। उसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजर लखनवी के शेर को गालिब का शेर बताकर उसमें बदलाव करते हुए जो कहा, उसका मतलब यह है कि जो हाथ है, यानी जो कांग्रेस का सिंबल है, हाथ ही दर्द है, कांग्रेस यानी कांग्रेस ही दर्द है, एक समस्या है। इस पर राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा कि जब राजनाथ सिंह को हाथ पर ये तंज करने से फुर्सत मिल जाए तो ये बताएं कि चीन की फौज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पार करके भारतीय इलाके में आ गई है या नहीं, और कहां कहां पर है। लोकतंत्र में सरकार से ऐसे सवाल पूछना न सिर्फ किसी विपक्षी नेता का हक है बल्कि फर्ज भी है। सरकार को जनता चुनती है, इसलिए जनता को भी ये हक है कि उस मन में जो भी सवाल हो वो उन्हें सरकार से पूछे, क्योंकि सरकारें हमारी निगाह में सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा कुछ नहीं है। हम टैक्स देते हैं, हम अपना विश्वास वोट के जरिए देते हैं, और सरकारों ने जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारा काम करना होता है। अगर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, हमारा हक है सवाल पूछना। बहरहाल सरकार से भी उम्मीद रहती है कि वो अपने जवाब से विपक्ष या जनता को संतुष्ट करे। इसे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जमहूरियत में जवाबदेही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी आज की सत्ताधारी पार्टी जो है बीजेपी, इस सिद्धांत में यकीन नहीं करती। जनता का कोई हिस्सा, मीडिया या विपक्ष कोई सवाल पूछे तो बीजेपी के नेता हमलावर हो जाते हैं। साथ ही ट्रोल्स गाली गलौज पर उतर आते हैं, पत्रकारों पर मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है।
तो राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी के नेता कांग्रेस का पूरा इतिहास और भूगोल बताने लगे। सिर्फ ये नहीं बताया कि चीनी फौज है भारतीय इलाके में आई है या नहीं, मगर ये देश की जनता का भी सवाल है कि चीनी फौज की घुसपैठ कितनी हुई है या नहीं हुई है। इस पर साफ बात न बताने का क्या मतलब है? क्या सत्ताधारी पार्टी कुछ छुपाना चाह रही है, या साथ में ये भी कि वो जवाबदेही में यकीन नहीं करती? बाकी हमें यकीन है कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है साथ साथ ही चल रहे हैं, इससे कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। लेकिन इस वक्त तस्वीर साफ होनी चाहिए कि चीन की फौज इस वक्त हमारे इलाकों में कहां पर है। ये सोचने वाली बात है। हमें सरकार से जवाब का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।